सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड एंड स्टॉक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन इरेडा आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि 11 मार्च को कंपनी ने बताया था कि 17 मार्च को हम एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। अब वो बोर्ड मीटिंग में जो एक्चुअल में प्रपोजल रखा जाना है वो बोरोइंग्स प्लान का है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है या फिर जो कंपनी फ्यूचर में कर्जा लेने वाली है उससे रिलेटेड। अब ये प्रपोजल के आउटकम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे वो हमें कल के दिन ही देखने को मिलेगा। अगर ड्यूरिंग द मार्केट कुछ अच्छे आउटकम्स हमें देखने को मिल गए तो स्टॉक आपको फोकस में भी रहती हुई दिख सकती है, और आफ्टर मार्केट इसके आउटकम्स हमें देखने को मिले तो फिर स्टॉक आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फोकस में रहती हुई दिखेगी। अब देखो दोस्तों इरेडा की जब हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा ये बोरोइंग्स में क्यों ध्यान दे रही है, कर्जे पे क्यों ध्यान दे रही है, तो देखो इरेडा एक फाइनेंस कंपनी है और इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अगर इरेडा के गाइडेंस को देखोगे 2030 तक की, तो वहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो करंट लोन बुक है उसको ये 5 टाइम्स करने वाली है, और लोन बुक का जो वैल्यू होगा 2030 में वो हमें 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जितने भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करेगी उसका 65% हमें डेट के जरिए आता हुआ देखने को मिलेगा। और डेट के जरिए अगर कंपनी 65% का फाइनेंसिंग कर रही है तो ओवरऑल आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी को अच्छे खासे पैसे डेट के थ्रू मार्केट से उठाने हैं, और उसी के लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है। और वो बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा जाना है बोरोइंग प्लान या फिर बोल सकते हैं डेट प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फोकस में रहती हुई दिखेंगी इरेडा से रिलेटेड। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब सीडीएसएल की दोस्तों बात करें तो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट के इन्वेस्टर्स या फिर सीडीएसएल के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं सीडीएसएल के अपकमिंग ग्रोथ को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीडीएसएल के ग्रोथ को बोल सकते हैं डिस्टर्ब कर सकती हैं।
और इस वजह से CDSL में वैल्यूशंस की एक करेक्शंस हमें विटनेस करने को मिल रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा सकती है, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ कंप्लीट जुड़े रहना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि CDSL को परेशान कर रही हैं। अब देखो, पुराने लोग मार्केट में तो ट्रेड इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे खराब मार्केट की वजह से, और काफ़ी सारे लोग मार्केट से निकल भी रहे हैं और SIPs में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर नए लोग की बात करें तो नए लोग भी मार्केट के साथ पहले की तरह वैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। लाइक अगर डिमेट अकाउंट एडिशंस के नंबर को देखोगे फरवरी मंथ का, तो वो 21 मंथ लो पे जा चुका है। तो ओवरऑल इससे साफ साफ समझ आता है कि नए लोगों को मार्केट में उतना इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, और पुराने लोग ऐसा इंटरेस्ट के साथ ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो इससे कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज के नंबर्स में साफ साफ इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग क्वार्टर यानी कि Q4 में। अब दोस्तों, फरवरी मंथ में 2.26 मिलियन डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। इसी को अगर कंपैरिजन करोगे अगस्त के नंबर से, जुलाई के नंबर से या फिर सितंबर के नंबर से, तो ये नंबर जो है उस नंबर से 50% से ज़्यादा नीचे है। उस टाइम 46 लाख 48 लाख डिमेट अकाउंट ओपन हुआ करते थे, और इस वजह से बताया गया है कि 21 मंथ लो पे जा चुका है ये नंबर। बट अगर बात करें CDSL की, तो इसके मार्केट शेयर अभी भी हमें पीक पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस सेगमेंट में, डिपॉजिटरी सेगमेंट में ये अभी भी लीडर है। अब दोस्तों, ये भी नोटिस करने वाली बात है कि पुराने लोग मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रेडर तो सबसे पहले ज़्यादा इंटरेस्ट FNO में दिखाते हैं, और इन्वेस्टर्स को बुल मार्केट चाहिए। बुल मार्केट है नहीं, बियर मार्केट है, इस वजह से इन्वेस्टर्स पैसा डाल नहीं रहे हैं। और अगर हम बात करें ट्रेडर की, तो सेबी काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट कर चुकी है FNO ट्रेडर को। अब देखो दोस्तों, सेबी एक न्यू रूल लाने जा रही है, ऐसा एक रिपोर्ट कह रहा है। अब रूल देखा जाए तो ये है कि सेबी टेस्ट लेगी रिटेल ट्रेडर का जो FNO सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप ये टेस्ट को पास आउट करते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उसमें एलिजिबल हैं। अब ये टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि आपके नॉलेज टेस्ट की जाएंगी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट की जाएगी, और वो सारी चीज़ें अगर आपका पासिंग मार्क्स के ऊपर रहता है तो फिर आप FNO बोल सकते हैं ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर FNO सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी के टाइम पे जितने भी लोग ट्रेड करते हैं मैक्सिमम लोगों को नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर 100 लोग हैं FNO ट्रेडर या फिर बोल सकते हैं FNO सेगमेंट में जो ट्रेड करते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 20-25 ही पास करने वाले हैं, यानी कि और भी ज़्यादा वॉल्यूम्स में गिरावट की उम्मीद है। और इस वजह से CDSL की बात करें या फिर बाकी की जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनकी बात करें, उनके नंबर्स आपको गिरते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। बट दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि CDSL सिर्फ आपको मार्केट से ही पैसा बनाते हुए नहीं दिखती है। लाइक मार्केट में अगर ट्रेडिंग कम होगा तो ऐसा नहीं कि CDSL एकदम ज़ीरो पे नंबर दिखाएगी। मार्केट के ट्रेडिंग के अलावा उसका और भी कुछ बिजनेस है, यानी कि कंपनी के और भी कुछ सेगमेंट हैं, जिसमें एक सेगमेंट है एनुअल इशूअर चार्जेस का, और उसके अलावा IPO इनकम भी देखने को मिलता है, ऑनलाइन डेटा चार्जेस भी देखने को मिलता है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देखने को मिलता है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वॉल्यूम्स अगर गिरती हैं तो ट्रांजेक्शन चार्जेस के जो रेवेन्यू हैं वो हमें नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस Q3 में कंपनी ने किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो एनुअल इशूअर चार्जेस की अगर हम बात करें तो वहाँ से कंपनी को 81 करोड़ का रेवेन्यू आया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी को मिला 59 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये नंबर 29% कम है, क्योंकि सेबी ने न्यू रेगुलेशन लाया, उस वजह से वॉल्यूम्स कम हुई है इस वजह से। और IPO कॉर्पोरेट्स एक्शन चार्जेस की बात करें तो वहाँ से कंपनी 58 करोड़ रेवेन्यू जनरेट की है, ऑनलाइन डेटा चार्जेस से 51 करोड़ और अदर इनकम से 49 करोड़। तो नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी के सभी सेगमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, एक सेगमेंट में प्रॉब्लम है, और वो कौन सा है, वो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, जिससे कंपनी ने Q3 में 59 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि कंपनी एक सेगमेंट में पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी के और भी सेगमेंट है। तो इस वजह से CDSL को अगर आप बोल सकते हैं बैकलैश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे फटाफट डिसीजन बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से कंपनी को इन डेप्थ एनालिसिस करो ताकि आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब आप सभी को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सब्सिडरी है वो है रिलायंस रिटेल, और रिलायंस रिटेल से रिलेटेड एक खबर हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वो खबर रिलायंस रिटेल का पर्सनल न्यूज़ नहीं है, बट वो जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर की न्यूज़ है। अब दोस्तों, रिटेलर्स ने रिपोर्ट किया है 52% ड्रॉप हमें देखने को मिली है एसेंशियल गुड्स सेल्स में इन अर्बन सेंटर्स, यानी कि अर्बन सेंटर्स की बात करें, यानी कि शहर की बात करें, तो वहाँ पर जो रिटेलर शॉप हैं
उसके जो सेल्स हैं उसमें हमें 52% की ड्रॉप देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग दुकान पर जाकर या फिर स्टोर पे जाकर जो परचेसिंग करते थे पहले, उसमें वो अब थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो फ़िलहाल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्विक कॉमर्स में, यानी कि उन सेगमेंट्स में जो कि फटाफट ऑर्डर करने के बाद आपके घर में सामान पहुंचा देता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी समझ है कि रिलायंस रिटेल के जो नंबर्स में स्लो डाउन आ रही है वो इसी सेगमेंट्स की वजह से आ रहा है। और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया भी था कि पहले कि जो वो 1 से 2 दिन लेते थे डिलीवरी करने में, उसको अब वो 30 से 40 मिनट करने वाले हैं 4000 पिन कोड्स में। और ये जो स्ट्रैटजी है रिलायंस रिटेल का, ये स्ट्रैटजी कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एक्सपेंस है उसको कम कर सकता है। और अल्टीमेटली ये कंपटीशन वाली जो मार्केट है उसमें भी ये सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे नोट कर लेना है आपको। बट एक पॉइंट ये भी नोट करना है कि इस स्लो डाउन की वजह से रिलायंस रिटेल के जो वैल्यूशन है उसमें $50 बिलियन की ड्रॉप हमें देखने को मिली है। और इस चीज़ को रिलायंस रिटेल काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ करती हुई नजर आएगी, जो कि इनके प्रॉफिट्स को ऊपर ले जा सकता है। और हो सकता है कि इस साल हमें इसके आईपीओ देखने को मिले एंड तक। और आईपीओ हमें देखने को मिलते हैं उससे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स अगर कम रहें तो अल्टीमेटली इनके जो वैल्यूशंस हैं उसमें साफ साफ इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कंपनी थोड़े से एक्सपेंस को कम करने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो डेटा निकल के आ रहे हैं क्विक कॉमर्स का सक्सेस का, और जो डेटा निकल के आ रहे हैं रिटेल शॉप का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों गैंसोल इंजीनियरिंग। कंपनी ने 1:10 की रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, फंड रेज का भी अनाउंसमेंट किया है। रिसेंट में कंपनी में कुछ बड़े फ्रॉड की एलिगेशंस लगी थी, इसके बाद स्टॉक 70% से ज़्यादा टूटा था। बट अब कंपनी स्प्लिट फंड रेज का अनाउंसमेंट की है और इसका जो बोल सकते हैं फोकस है वो हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक में रहता हुआ देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर लो। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।